नमस्कार दोस्तों। क्या न्याय का पैमाना अलग अलग हो सकता है? अमीरों को अलग तरीके से न्याय मिलेगा और गरीबों को अलग तरीके से न्याय मिलेगा, या फिर कमजोर के लिए न्याय की परिभाषा अलग होगी और ताकतवर के लिए न्याय का मापदंड अलग होगा? दोस्तों, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना का मामला चल रहा है। प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध विद्वेत्ता, प्रसिद्ध कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर प्रशांत भूषण के खिलाफ। जी हाँ, प्रशांत भूषण के खिलाफ मामला ये चल रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई पुराने चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के खिलाफ आवाज उठाई और उनके न्याय करने के तरीके पर सवाल उठाया। और जब अवमानना का मामला शुरू हुआ तो ये तय माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के खिलाफ कोई न कोई एक्शन हो सकता है। प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए। 108 पेज का फैसला सुनाया जिसमें उन्हें दोषी माना अवमानना का, लेकिन एक मौका दे दिया कि अगर आप माफी मांग लेते हैं तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल से राय ली सुप्रीम कोर्ट ने। अटॉर्नी जनरल ने उनके अतीत का हवाला दिया कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत से जनहित के मामले लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए इनको दंड देना उचित नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। अदालत ने 2-3 दिन का समय दे दिया। आज मंगलवार को फिर बहस थी, सजा पर बहस हुई और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा उनका जवाब, उन्होंने सीधे तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि मेरे अपने जो अपना अंदर का कॉन्शियस है उसके साथ धूर्तता होगी, जो मेरे अपने विचार हैं उसके साथ बेईमानी होगी, और मैं आडंबर की माफ़ी नहीं मांग सकता। कोई ऐसा लबादा ओढ़ करके कि कानूनी ज़रूरत है और माफ़ी मांग लेना, उससे न्याय नहीं होगा। और प्रशांत भूषण ने जब इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही पशोपेश में पड़ गया। कश्मकश की स्थिति हो गई कि समय देने के बाद बहुत बिरले अवसर होते हैं कि लोग माफ़ी मांगने से इनकार कर दें। अमूमन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि माफ़ी मांग लो, हम छोड़ देंगे, तो एक लीगल पैटर्न है, एक पद्धति है कि जा कर के माफ़ी मांग लेते हैं और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन प्रशांत भूषण ने एक पेच उलझा दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा और अटॉर्नी जनरल ने फिर दोहराया कि इनको छोड़ दीजिए, इनको सज़ा मत दीजिए, और फिर से उनके अतीत का हवाला दिया, उनके अच्छे कामों का हवाला दिया। हालांकि ये बात उन लोगों को नागवार गुजर सकती है जो प्रशांत भूषण को एक लेफ्टिस्ट फेस और इस तरह का चेहरा मानते हैं कि जो अव्यवस्था क्रिएट करता है और उन्हें एक विचारधारा के नाते उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ विचारधाराओं की बात आज नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है न्याय की, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की, और जो अवमानना का मामला चल रहा है उसके दांव पेच की। आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की कशमकश की स्थिति क्यों आई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जल्दबाजी की? क्या सुप्रीम कोर्ट जो अब कह रहा है कि हम इसके मेरिट पर बात नहीं कर रहे, उसको किसी केस की मेरिट पर ध्यान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? उसके इंटेंट पर ध्यान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? ये जो सवाल आज उठ रहे हैं, क्या इस पर सो मोटो नोटिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गौर नहीं किया था? और क्या ऐसी स्थिति हो गई कि देश के अटॉर्नी जनरल को भी बार बार कहना पड़ रहा है कि इनको छोड़ दीजिए? क्या सचमुच देश में कोई ऐसी बहस खड़ी हो गई है, कोई ऐसा माहौल बन गया है कि जहां पर यह लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दंड देता है तो ये संकेत, ये संदेश जाएगा कि लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, न्याय नहीं हो रहा है, और न्याय की आड़ में ऐसे लोगों की आवाज़ को रोकने का काम किया जा रहा है जो व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं। बात क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी न्याय करता है तो क्या बहस चल रही है, क्या बहस नहीं चल रही है, इसको छोड़ करके कि वाकई में न्याय क्या है, यही पैमाना होता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि न्याय क्या 2 तरह का हो सकता है। मैं उस तमाम मेरिट पर नहीं जा रहा और प्रशांत भूषण के अतीत वर्तमान पर भी नहीं जा रहा हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी नहीं जा रहा हूँ, उनकी विचारधारा पर भी नहीं जा रहा हूँ। मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मौका किसी आम आदमी को भी दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी और को भी
जिसके पास इतना आधार नहीं है, इतने लोगों की लॉबिंग नहीं है, इतने लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, उससे भी ये कह सकता है एक बार नहीं, दो बार कि सोच लो, हम दंड नहीं देना चाहते। तो आखिर ये मामला आया ही क्यों? और अगर आया था और 108 पेज का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और उनको दोषी मान लिया, तो आखिर दंड देने में इतनी देरी क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट का भरोसा अपने ऊपर ही डगमगा रहा है? क्या उन सवालों में कहीं दम है कि जो खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए? जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा था। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, जो उसमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, उन सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया था, बहुत सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उन्होंने अपने ही एक चीफ जस्टिस पर सवाल उठाया था, क्या उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट हुआ था? लेकिन इन सब सवालों पर गौर कौन करेगा? देश की सर्वोच्च अदालत पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है लोगों को। जब न्याय कहीं नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस तरह से उलझ जाए, पहले तो आपने उस मामले को लिया क्यों? मामले को लिया और फैसला भी सुना दिया, उसके बाद उसकी सजा पर रहम करने के लिए आप खुद फरियाद कर रहे हो, ऐसा मैसेज जा रहा हो, इस तरह का संकेत और संदेश जा रहा हो, जिस तरह की बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद छुप गया, सुप्रीम कोर्ट खुद पीछे हट गया, और सुप्रीम कोर्ट के सारे स्टेटमेंट में एक बेबसी नजर आ रही हो, एक बेचैनी नजर आ रही हो। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अटॉर्नी जनरल से कहलवाने की कोशिश की, कहीं से एक कोई सूत्र मिल जाए कि इनको संकेत में ही सही कोई दंड दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो माफी मांगने को तैयार नहीं। क्या माफी शब्द इतना बुरा है? प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने, जब उनके खिलाफ मामला इस तरह का अवमानना का चला था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह की फरियाद नहीं चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए, आप जो एक्शन लेना चाहते हैं लीजिए। दोस्तों, ये आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही है। देश आज़ाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, संविधान के तहत उसके प्रमुख पिलर्स तय किए गए हैं। लेकिन क्या कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो रही है? उन पिलर्स के भीतर ही लोग उस सिस्टम को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और मैं अपने उसी सवाल पर लौटता हूँ कि क्या इस देश में न्याय दो तरीके से होगा? गरीबों के लिए अगर ये प्रिविलेज नहीं है, गरीब छोटे से छोटे मामले में कितने महीनों तक, सालों तक जेल की सजा काटता है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं होता है। लेकिन जहां मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है, जहां पर बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं, वहां सारे मापदंड किनारे हो जाते हैं और उनको एक प्रिविलेज जैसी स्थिति मिलती है। तो क्या न्याय के लिए ये सवाल आम आदमी नहीं उठाएगा कि आखिर ये कैसा न्याय है कि जहां पर आपको ये सोचना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति कौन है और व्यक्ति के आधार पर आपको फैसला सुनाना पड़ेगा? व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसने गलती की है या नहीं की है, दो ही पैमाना हो सकता है। अगर गलती की है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए, और अगर गलती नहीं की है तो सुप्रीम कोर्ट को ये रिलाई कर लेने में, ये भरोसा कर लेने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि मामला नहीं बनता था, कहीं हमसे चूक हो गई और इस मामले को हम खत्म करते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप फैसला भी सुनाएंगे, आप फैसला सुना करके दोषी भी ठहराएंगे, लेकिन जब सजा का मामला आएगा तो पशुपेश में पड़ जाएंगे। चिंतन होगा, मनन होगा, घंटों नहीं, रातों नहीं, दिनों दिन, और मौके पर मौके दिए जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये डर है कि किसकी साख पर सवाल उठाया जाएगा या उठेगा, माफ कीजिएगा, अभी ये तय नहीं है। यानी जनता के मूड को लेकर के, जनता का मूड आंकने की कोशिश हो रही है कि कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए। और डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ कितनी ताकतवर होती है दोस्तों, इससे आप जान लीजिए कि देश में कोई भी सिस्टम हो, अगर उसके अंदर कहीं से थोड़ी सी भी गलती है तो उसको ये डर लगता है, बशर्ते कि आवाज़ प्रमुखता से उठाई जाए, ताकतवर तरीके से उठाई जाए, और उस आवाज़ के पीछे
तर्क भी हो और न्याय की बात भी हो। मित्रों, मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, क्या जो सर्वोच्च मापदंड है न्याय के, उस मापदंड के तहत हो रहा है या कहीं ना कहीं उस पैमाने की अनदेखी हो रही है। क्योंकि ये सर्वविदित है, ये सारे लोगों को पता है कि न्याय के जितने भी मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर से लेकर सर्वोच्च मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई विकृति तो आई है। आप कचहरियों में चले जाइए, सरेआम भ्रष्टाचार के मामले आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पर जज महोदय बैठते हैं, उसके नीचे से आपको पेशकार और जो अधिकारी हैं वो रिश्वत लेते हुए मिल जाएंगे। और इसके एक नहीं तमाम उदाहरण हैं। और इस पर भी अगर कोई कंटेम्प्ट कर दे तो कंटेम्प्ट हो सकता है कि न्यायालय के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है, लेकिन सबूत जन जन के पास है। जो अरसे तक मुकदमे लड़ते हैं, न्याय नहीं मिलता। और अगर कोई ताकतवर आदमी के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो वो आदमी बेदम हो जाता है, क्योंकि सारी व्यवस्था उस ताकतवर आदमी के साथ खड़ी नजर आती है। यही हालत आप हाई कोर्ट में जाइए, कई बार ऐसा होता है कि जब न्याय अधूरा होता है, अधूरे मन से होता है या न्याय होता ही नहीं। दोस्तों, इस पर भी कुछ लोग कंटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद सर्वोच्च अदालत ने कई बार फैसलों को पलटा है इस बुनियाद पर कि मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। निचली अदालतों में उनके मोटिव पर सवाल उठाए, उनके मंतव्य पर सवाल उठाए और जिस तरह के सिस्टम में खामियां थी उस पर सवाल उठाए। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरा सवाल केवल इतना है कि लोकतांत्रिक देश में जो व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान है, वो सम्मान उसी स्थिति में बना रह सकता है जब एक मानक हो, वो गरीब के लिए, अमीर के लिए, ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए एक जैसा मापदंड हो। अलग अलग मापदंडों पर अगर आप चलेंगे तो व्यवस्था के प्रति सवाल उठेंगे और संस्था कितनी भी ताकतवर हो वो सवालों के घेरे में जरूर आएगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।